हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ देश विदेश में होने वाली घटनाओं पर, खबरों पर बात करते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात हो सके। आज एक बड़ी खबर इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। उसने एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जिसे कहते हैं, खोजी पत्रकारिता, उसके तहत एक खबर की है जिसमें यह बताया है कि पिछले 2014 से, यानी जब से मोदी जी की सरकार आई है, उसमें ईडी और इनकम टैक्स के जरिए बनाए गए 25 नेताओं को जो आरोपी बनाए थे, उनमें से 23 ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये अब से पहले तो ये बात कहते रहे हैं अपोजिशन के लीडर्स के बीजेपी एक बड़ी वॉशिंग मशीन है। अब वो सबूत के तौर पर, आंकड़ों के तौर पर सामने आया है। ऐसे वक्त में जबकि संजय सिंह को बेल हो चुकी है, ऐसे वक्त में जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड का भंडाफोड़ हो चुका है, आने वाले इलेक्शन पर इसका क्या असर होगा, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा अभी हाल ही में एक फिल्म आई है, स्वतंत्र वीर सावरकर। वो वीर सावरकर, हालांकि कुछ लोग तो वीर लफ्ज उनके साथ इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये सबूत हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के लिए जासूसी का काम किया था, स्वतंत्रता संग्रामियों के खिलाफ। तो वो एक फिल्म आई है, उससे पहले कई फिल्में आई हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जाने माने इतिहासकार कहा जाए, मेडिकल साइंटिस्ट कहा जाए, अपने आप को इतिहासकार खुद तो नहीं कहते हैं, कहते हैं मैं स्टूडेंट हूं, लेकिन बहुत सी चीजें इतिहास की भी वो बड़े सही, सादा अल्फाज में सही पर्सपेक्टिव के साथ लोगों के साथ रखते हैं। राम पुनियानी जी, का मेडिकल बैकग्राउंड है, उस आईआईटी मुंबई में आप पढ़ाते रहे हैं। इसके अलावा एक लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, बहुत सी किताबें लिखी हैं आरएसएस पर, और खास तौर पर जो धर्म की बुनियाद पर नेशनलिज्म है उसके सिलसिले में भी आपने बहुत सी किताबें लिखी हैं। बहुत ही जानकार और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने वाले राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि ये 25 में से 23, ये तो 95% से भी ऊपर बात जा रही है। सारे करप्ट लोगों को पहले निशानदेही करो, मुकदमे चलाओ, फिर अपने घर में ले लो। ये तो वाकई बड़ी वॉशिंग मशीन। आप इसे कैसे देख रहे हैं? इंडियन एक्सप्रेस ने अच्छी एक ये स्टोरी की है, आप इस पर क्या कहते हैं? कि देखिए, आज जो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी आई है, बहुत बेहतरीन स्टोरी है। और पिछले बहुत दिनों से जो समाज में चल रहा था, जो लोग मोटे तौर पे ये बात कर रहे थे कि जो भी करप्ट लोग हैं उनको डरा के, धमका के ये बीजेपी में शामिल कर लेते हैं, और जब तक बीजेपी के बाहर रहते हैं ये उनको करप्ट के व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट करते हैं, और बीजेपी के अंदर आने के साथ ही उनको एक बहुत ओहदा और पद मिल जाता है। इससे वो दो चीजें साबित करते हैं। एक तो इसमें नैतिकता नाम की कोई बात इस पार्टी में नहीं है। अगर नैतिकता होती तो ऐसे करप्ट लोगों को अपने साथ क्यों लेती। और उसमें पूरी फेहरिस्त, जैसे आपने कहा, ऐसे 25 लोगों की फेहरिस्त है, जिसमें अभी अभी आपको याद होगा कि जो हमारे पुराने एविएशन मिनिस्टर थे एनसीपी के, उनको क्लीन चिट दे दी, प्रफुल्ल पटेल उनको, और फिर अजीत पवार, और फिर हेमंत बिस्वा शर्मा। ये ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो बंगाल में बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं। फिर ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो घोटालों में थे और संकट में थे, बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये दूसरी बात दिखाती है कि वैसे तो ईडी वगैरह का गलत इस्तेमाल पहले भी हुआ होगा, इसको मैं इनकार नहीं करता कि पहले भी उनको थोड़ा सरकार के प्रभाव में आते थे, पर अभी जिस प्रकार से उनका उपयोग हो रहा है तो मेरे ख्याल से एक तरह कहा जाए तो पूरी तौर से इमोरल है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान के विरुद्ध में है, और जो पॉलिटिकल तरीका होना चाहिए उसके खिलाफ है। क्योंकि पॉलिटिक्स में, राजनीति में, जिसको कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, आप अपनी बात रखिए, दूसरों को अपनी बात रखने का मौका दीजिए, इससे वो चीज समाप्त हो जाती है। तो इसलिए ये एक
इंडियन एक्सप्रेस का बहुत आभार माना जाना चाहिए कि उन्होंने एक सही वक्त पर इस चीज को उजागर किया है कि बीजेपी जो कहती है, इस बात को छुपाना चाहती है, इस बात को आगे नहीं लाना चाहती। अपोजिशन पार्टीज तो कह रही हैं, पर ज्यादातर जो मीडिया है वो इसमें कुछ कर नहीं रहा, क्योंकि ज्यादातर मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, जो सरकार की गोद में बैठा हुआ है, जो सरकार के सवाल नहीं करता। और एक एंकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं अपने प्रधानमंत्री को किसी भी हद तक बचाऊंगी, डिफेंड करूंगी। तो ये एंकर्स का जो तरीका है, गोदी एंकर्स का और अखबारों का, उसके कारण ये सच्चाई छुपी हुई थी। और ज्यादातर लोगों में अभी ये बात आ रही है, खासतौर से अभी जब संजय सिंह को बेल मिली है, अरविंद केजरीवाल को जो अरेस्ट किया गया है, उसके बाद आम लोगों में ये बात आना शुरू हो गई है कि ये सरकार ईडी और बाकी सरकारी एजेंसीज का कितना दुरुपयोग करके अपनी पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना चाहती है, जो बिल्कुल एक गलत बात है। लोकतंत्र में ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के भी खिलाफ है। आप चुनाव लड़ते हैं तो जिस प्रकार से आपको सुविधाएं हैं, उसी प्रकार से दूसरी पार्टीज को भी सुविधाएं होना चाहिए। अगर आपकी पार्टी में कोई करप्ट है तो उस पर भी केस चलना चाहिए, दूसरी पार्टी में कोई करप्ट है उस पर भी केस चलना चाहिए। दूसरी पार्टी के करप्ट नेताओं को लालच देकर आप अपने साथ जो जोड़ लेते हैं, तो वो एक प्रकार से बहुत ही राजनीतिक तौर से गलत है, लोकतांत्रिक तौर से गलत है। इसमें ये भी कहा जा सकता है कि इसी के साथ साथ वो ऑपरेशन कमल भी करते हैं। उसकी बात भी अभी आतिशी मार्लेना ने सामने लाई कि उनको भी ऑफर दिया गया कि आप इतने पैसे हम देंगे, आप भाजपा में आ जाइए। कई लोगों के पास सबूत है, कई लोगों के पास सबूत नहीं है। इसी प्रकार के ऑपरेशन कमल गोवा में हुए, कर्नाटक में हुए, महाराष्ट्र में हुए। तो ये सब चीजें एक ऐसा है कि भाई एक तरफ तो हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति, और दूसरी तरफ से पूरे अनैतिक तरीकों से, गैर लोकतांत्रिक तरीकों से, अनडेमोक्रेटिक मेथड से विपक्ष को कमजोर करना और खुद को मजबूत करना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत हमारी राजनीति के लिए एक बैकवर्ड का चीज है, पिछड़ी हुई चीज है। हमको इससे बाहर निकलने की पूरी जरूरत है। अच्छा, आपने ऑपरेशन कमल का जिक्र किया। मुझे याद है कि तेलंगाना में वहां के चीफ मिनिस्टर ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि जो लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने कहा कि 10 राज्यों में हम इसी तरह से ऑपरेशन कमल करा चुके हैं और 4 राज्य हमारे टारगेट पर हैं। उधर ये हमारे पास ये आंकड़े आ रहे हैं कि 25 आरोपियों में से 23 बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं। और जो हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का तमाशा देखा, आज धमकी, कल बॉन्ड, परसों पैसा बीजेपी में, तो इस तरह का ये तमाशा होने के बावजूद अब मोदी जी ने कल एक बात कही कि साहब, अपोजिशन के शहजादे राहुल गांधी को कहा कि वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार में आ गई तो देश जल जाएगा। अब बताइए, प्रधानमंत्री के जरिए ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल, जिसकी जिम्मेदारी देश में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की, बचाने की है, वो देश के जलने तक की बात कह देता है अपने वोट हासिल करने के लिए। आखिर ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। आप क्या कहना है इस पर? देखिए, ये प्रधानमंत्री जो है हर एक चीज को, किसी राहुल गांधी के हर एक शब्द को पकड़ के उसको तोड़ मरोड़ देते हैं। जैसे पहले बजरंग दल को उन्होंने बजरंग बली से जोड़ दिया, फिर अभी शक्ति का इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने, उसको फिर उन्होंने नारी शक्ति से जोड़ दिया। अभी राहुल गांधी यही कह रहे थे कि जिस प्रकार से ये सत्ताधारी पार्टी समाज में विभाजन कर रही है, समाज में उथल पुथल मचा रही है, उससे देश में एक प्रकार से अशांति आएगी। तो मोदी ने उस वाक्य को भी पकड़ लिया। वो इसी की फिराक में रहते हैं कि अपोजिशन लीडर्स के कौन से शब्दों को पकड़ें और उसके आधार पे हम उनको बदनाम करने की कोशिश करें। ये भी उनकी राजनीति का एक क्या कहा जाए, एक गलत तरीका है। अच्छा, ये जो 25 में से 23 के बारे में मैं ये गौर कर रहा था कि देखिए, कोई भी जब नौजवान किसी खास हालात में, वो शऊर की हालत में आता है, समझदारी उसमें आती है, या ये कहा जाए एडल्ट होता है, 18 साल का होता है, या पहला वोटर होता है, वो अपने आसपास की सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होता है। उसके जहन में बहुत सी चीजें, जैसे आमतौर पर
हर बच्चा अपने माँ बाप को आइडियल समझता है। इसी तरह से कोई यंग, कोई ईडी में अगर इन दिनों मिसाल के तौर पर भर्ती हुआ होगा, जो नई नस्ल तैयार हो रही होगी अफसरों की, वो अपने सीनियर्स को इस तरह से बिहेव करते हुए देखेगा एक पॉलिटिकल पार्टी के फायदे के लिए। आपको नहीं लगता कि ये पूरी एक करप्ट नस्ल तैयार की जा रही है कि आगे भी उन्हें ऐसा ही करना है? कि देखिए, ये एक बहुत गलत परंपरा को मोदी सरकार ने प्रस्थापित किया है और इससे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसमें भी एक प्रकार का झुकाव हो गया है हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति के लिए। और झुकाव भी हो गया है, दबाव भी है, प्रेशर भी है। तो ये नई नस्ल अगर इस प्रकार से सोचती रहेगी, हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं काजी भाई, इनमें से कई लोग इस बात को मन से स्वीकार नहीं करेंगे, किसी न किसी मजबूरी से इस व्यवस्था में काम करते रहेंगे और जहाँ तक उनके अंदर की बातों का सवाल है वो इसका समर्थन नहीं करेंगे। पर हाँ, कुछ लोग अपने खुद के करियर के लिए उस रास्ते को स्वीकार करके आगे जाने की कोशिश करेंगे, वो बात भी सच है। तो दोनों प्रकार के सच है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें से भी जो आदर्शवादी लोग होंगे वो इस प्रकार का दबाव जाने के बाद एक सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में अपना काम करेंगे, ऐसे केवल उम्मीद करना चाहिए। अच्छा, राम पुनियानी जी, आपने हाल ही में एक आर्टिकल लिखा है, मजमून लिखा है स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म पर, और आपने फिल्मों के समाज पर असर के बारे में बहस की है कि फिल्मों का क्या असर होता है। और आप तो चूंकि मुंबई में रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को और भी नजदीक से जानते होंगे। मुझे मुझे एक याद आ रहा है कि एक बार एक अमेरिकन डिप्लोमेट, मैं अब कह सकता हूं चूंकि तकरीबन 20 साल पुरानी बात है, कि उसने मुझसे पूछा एक पत्रकार के तौर पर कि कोई अगर फिल्म राइटर हो तो उससे कोई हमारा इंट्रोडक्शन करा दें, मुलाकात करा दें। तो उस वक्त मैं सही से समझ नहीं पाया था कि वो हिंदुस्तानी फिल्म राइटर को क्यों ढूंढ रहे हैं। तो लेकिन अब ये पता चलता है कि फिल्मों से नैरेटिव बनाए जाते हैं समाज में, फिल्मों से समझ पैदा की जाती है, सही या गलत। आप ये स्वतंत्र वीर सावरकर पर जो कुछ आपने लिखा है और आप उस पे आपने कलम उठाया, उसकी क्या वजह थी, क्या कुछ है, जरा थोड़ा बताइए। जी देखिए, एक तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी दो फिल्में आई थी, पहले कश्मीर फाइल्स और दूसरा केरला स्टोरी। दोनों में बहुत झूठ के आधार पे एक नैरेटिव बनाया गया था जो पहले वाली पार्टी के खिलाफ था, जो मुसलमानों के खिलाफ था। और अभी एक 72 हूरे नाम की फिल्म भी आई थी जिसमें फिर से वो इस्लामिक टेररिज्म के नाम पे मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। जबकि हम जानते हैं जहाँ इधर हूर की कल्पना है तो इधर स्वर्ग और अप्सराओं की कल्पना भी है, हेवन और फेरिज की कल्पना भी है। तो एक गैर सही तरीके से, गलत तरीके से ये फिल्में, और ऐसा मैंने सुना है कि 28 फिल्में ऐसी और बन रही हैं। अब अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। ये स्वतंत्र वीर पहले, अब कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने के लिए आरएसएस के सरसंघ चालक ने प्रमोट किया, मोदी जी ने प्रमोट किया। अभी एक आर्टिकल 370 फिल्म आई थी, वो भी फ्लॉप हो गई, पर मोदी जी ने उसको भी प्रमोट किया। तो सवाल ये है कि ये फिल्मों का ये हिंदू राष्ट्रवादी सोच के लोग इस बात को ज्यादा समझते हैं कि जैसे एक प्रकार से मीडिया का प्रभाव होता है लोगों पर, उसी प्रकार से फिल्मों का भी एक गहरा प्रभाव लोगों के मन पर होता है। आप याद कीजिए, बचपन में आपने फिल्में देखी होगी, मदर इंडिया, नया दौर, दो बीघा जमीन, और उससे कितना एक आदर्शवाद मन में पैदा होता है। अभी पिछले 25-30 सालों से इस प्रकार की फिल्में आ रही हैं जो दो प्रकार के काम करना चाहती हैं। एक प्रकार से तो वो इस्लाम को एक प्रकार से आतंकवादी मजहब ठहराने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी तरफ आजादी के आंदोलन के जो नायक थे, वो खासतौर से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनको एक गलत दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती हैं, इनको एक विलेन के रूप में बताती हैं। ये जो सावरकर वाली फिल्म है, सावरकर वाली फिल्म तो इतनी गलतियों से भरी हुई है जिसकी कोई शुमार नहीं है। अब ये फिल्म बताती है कि भाई देखिए, कांग्रेस के लोग तो मजे में रहे, कभी उनको अंडमान की सजा नहीं हुई, फांसी की सजा नहीं हुई, पर वो एक बात बताने से चूक जाते हैं कि कांग्रेस का जो आंदोलन था
वो अहिंसक आंदोलन था और अहिंसा के लिए कभी भी फांसी की सजा नहीं होती, कभी भी अंडमान की जेल नहीं होती, सरल बात है। और भगत सिंह की फांसी के बाद भारत में ऐसा कोई क्रांतिकारी आंदोलन नहीं था। इनका ये भी कहना है कि भारत को जो आज़ादी मिली वो अहिंसा से नहीं, हिंसक रास्ते से मिली, हिंसक रास्ते से मिली। तो बताइए, सावरकर खुद पहले हिंसक रास्ते वाले थे। अंडमान की जेल में जाने के बाद उन्होंने माफिया मांगी और 1937 के बाद से जब सक्रिय हुए तो उन्होंने कोई आंदोलन किया नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ किसी प्रकार का हिंसक आंदोलन नहीं किया। वो तो अंग्रेजों के पिछलग्गू बन गए, 60 रुपए महीने की पेंशन पाते थे और अंग्रेजों को पूरी पूरी मदद करते थे। फिर सुभाष चंद्र बोस का आंदोलन देखिए, वो भी एक बड़ा आंदोलन था। आजाद हिंद फौज बनाई, पर 1945 में उनकी भी मृत्यु हुई। आजाद हिंद फौज के कैदियों को पकड़कर लाकर दिल्ली के लाल किले में रखा गया, जहां कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई इनके बचाव के लिए। यहाँ तक भगत सिंह का सवाल है, भगत सिंह को भी ये जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर भगत सिंह ने भी बाद में कहा कि भाई महात्मा गांधी का जो रास्ता है उसी पे चलकर हमको आजादी मिलेगी। तो ये फिल्म इस प्रकार की चीजों को, सावरकर को एक महिमा मंडित करने के लिए उनके जीवन के दूसरे भाग को छुपा देती है। पहले भाग में वो क्रांतिकारी थे, सही है, बताना भी चाहिए, पर जब उन्होंने माफी मांगकर बाद में अंग्रेजों की मदद ली, अंग्रेजों की सहायता की, अंग्रेजों को पूरा प्रॉमिस किया कि मैं जन्म भर आपका वफादार रहूंगा, उसके बदले उनको 60 रुपए महीने की पेंशन भी मिलती थी, जो उस समय 60 रुपए महीना यानी आज के 3-4 लाख के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कहते हुए इस प्रकार की फिल्म से ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है कि आजादी के आंदोलन में कोई योगदान था तो सावरकर का था, सुभाष चंद्र बोस का था, भगत सिंह का था। सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को तो मैं मानता हूँ, सावरकर के पहले भाग को भी मैं थोड़ा मानूंगा, और सावरकर के दूसरे भाग में तो पूरे उलट गए। एक और फिल्म की मैं यहाँ बात बताना चाहता हूँ, वो फिल्म आई थी गोडसे पे। गोडसे का एक क्लिप पॉपुलर हुआ कि भाई मुझे महात्मा गांधी पे बहुत क्रोध था, गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने भगत सिंह की रिहाई के लिए कुछ नहीं किया। और जब भगत सिंह के समर्थन में 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया कांग्रेस द्वारा, तो गांधी ने इसका विरोध किया। अब ये इतना गलत बयान है। पहली बात तो गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए लॉर्ड इरविन को 2 लेटर्स लिखे, और लॉर्ड इरविन उसके जवाब में अपने फेयरवेल के समय लिखते हैं कि मैं गांधी जी की बात को नहीं मान पाया क्योंकि मुझ पर ब्रिटिश सरकार का दबाव था कि मैं उनकी बात को न मानूं। और जहां तक कराची का प्रस्ताव है जो भगत सिंह के समर्थन में किया गया था, सरकार की निंदा करते हुए किया था, उसकी ड्राफ्टिंग महात्मा गांधी ने की थी। तो ये फिल्में इतनी गलत चीजों का आधार लेके गांधी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको विलेन के रूप में प्रस्तुत करती हैं, और गोडसे, सावरकर इनको हीरो के रूप में बताने की कोशिश करते हैं। ये लोगों के विचारों को एक प्रकार से दूषित करने का बहुत बड़ा सवाल है, जो मेरे ख्याल से सही बातें सामने लाने की कोशिश करना उसके लिए बहुत जरूरी है। यानी नतीजा ये हुआ कि इन फिल्मों के जरिए इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और नई नस्लों को सही बातें नहीं बताई जा रही, आंखों पे पट्टी बांधी जा रही है, जिसे अंधभक्त कहा जाता है वो बनाया जा रहा है। अच्छा, मैं एक बात थोड़ा सा इंसानी कमजोरी और मजबूती के बारे में थोड़ा सा कर लूं। मैं गौर कर रहा था सावरकर के, जिसके बारे में आप हमसे पहले भी इस बात को कहते रहे हैं कि जेल जाने से पहले उनका तौर तरीका अलग था, उनका काम करने का तरीका अलग था, कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जेल के बाद ऐसा नहीं रहा, वो बदल गए। इंसानी फितरत, नेचर, वो 2 किस्म के लोग होते हैं। एक तो बहुत ही स्ट्रांग विल पावर के होते हैं, फांसी पे भी चढ़ जाएं तो हंसते हुए चढ़ जाएंगे। एक वो होते हैं जो पुलिस वाले का एक थप्पड़ लगते ही बदल जाते हैं। तो ये 2 किस्म के लोग तो होते हैं ना, आज भी होते हैं। तो सावरकर थोड़े कमजोर थे, महात्मा गांधी और दूसरे लोग मजबूत थे, इतना ही तो फर्क था, और इससे ज्यादा क्या फर्क था? बिल्कुल सही कहा आपने। आपने जो उदाहरण दिया बिल्कुल सटीक है कि सावरकर पहले तो क्रांतिकारी काम करते रहे, जेल में जाके डर गए और उन्होंने माफीनामा लिखना शुरू कर दिया। और जबकि महात्मा गांधी, भगत सिंह को तो फांसी की सजा हुई, तो उनके पिताजी ने बोला मैं आपके लिए माफीनामा लिखता हूँ। भगत सिंह उन पे नाराज हो गए, बोले मैं तो क्रांतिकारी हूँ,
फांसी के मुझे तो अगर फायरिंग स्क्वाड के सामने रख दिया वो ज्यादा बेहतर होगा। और गांधी को तो कितनी बार जेल में जाना पड़ा, कितनी बार नेहरू को जेल जाना पड़ा, सरदार पटेल को जेल जाना पड़ा, और इसी प्रकार का काम करते हुए सुभाष चंद्र बोस की भी मृत्यु हो गई। तो ये दो प्रकार के लोग, जैसे आपने कहा, इंसानी इसमें हैं, और वो दोनों चीजें हमको देखने की जरूरत है। ये बहुत ही असल में साइकोलॉजिकल नफ्सियाती बात है। हम अपने आप को कहीं खड़ा करके देखें, हम कितना टिक पाएंगे। तो हर किस्म के लोग हैं उस वक्त भी। बहरहाल ये इत्तेफाक है कि आरएसएस का नजरिया सावरकर वाला नजरिया है, जो आज भी विदेशी कंपनियों के लिए, और अक्सर अभी पिछले दिनों जीएसटी के कुछ आंकड़े सामने आए हैं, उसमें ये आया कि जो इंपोर्ट किया हुआ सामान होता है उससे जीएसटी हमें आ रही है और देश में कुछ बन नहीं रहा। वो जो मेक इन इंडिया की कहानी थी वो सब फ्लॉप हो गई। तो ये अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, और ये इत्तेफाक है कि उन लोगों की आज सरकार है जो अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे और देश के आजादी के संग्राम के साथ नहीं थे बल्कि उसके मुखालिफ थे। लेकिन बहरहाल इतिहास में सारे दौर आते हैं चले जाते हैं। ये भी दौर आज है, कल शायद ये भी ना रहे, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। करेक्शन कर दूं, सावरकर जासूसी नहीं कर रहे थे, जासूसी नहीं कर रहे थे, वो मोटे तौर पे अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। अंग्रेजों को जैसे अपनी फौज में भर्ती करवाना था वैसी चीजों में मदद कर रहे थे, और राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध कर रहे थे। जासूसी कहना तो मेरे ख्याल से थोड़ा गलत है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने करेक्ट किया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, वो मैंने खुद नहीं पढ़ा, जो मैंने सुना वही बोला था, लेकिन आपने मुझे करेक्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।